नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर नंदकुमार साकरे। मैं नासिक सिटी में रहता हूँ। आज हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट में रेवेन्यू क्या होता है ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करने वाले हैं। हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अकाउंट में जो एंट्रीज आती है वो रिकॉर्ड करने के लिए बेसिक अकाउंट का कंसेप्ट हमने समझने का प्रयत्न किया है। बेसिक अकाउंट कंसेप्ट में हमने एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होता है, ये जो 5 शब्द है उसकी कंसेप्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दी है वो अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद हमने बेसिक अकाउंट टर्म में बिजनेस ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट समझने का प्रयत्न किया है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में गुड्स क्या होता है, गुड्स में परचेस और सेल्स का कंसेप्ट भी समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद स्टॉक जो होता है उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स क्या होता है वो भी हमने समझने का प्रयत्न किया है। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न वो भी एंट्री हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसका भी कंसेप्ट हमने अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न किया हुआ है। परचेस में कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल क्या होता है वो भी समझने का प्रयत्न किया है। सेल्स में कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स क्या होता है वो भी हमने अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है वो भी हमने समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद आता है एसेट। एसेट में करंट एसेट क्या होती है, उसमें नॉन करंट एसेट क्या होती है। उसके बाद फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट क्या होती है ये भी समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है वो भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, बैड डेब्ट, सॉल्वेंट पर्सन, इनसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है ये भी समझने का प्रयत्न किया है। प्रोप्राइटर यानी ओनर क्या होता है, एंटिटी क्या होता है और लास्ट में डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब शब्द हमें अकाउंट में जब एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं तब हमें उसका कंसेप्ट अगर मालूम है तो हम वो एंट्री अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो कंसेप्ट हमने अच्छी तरीके से समझने के बाद वो कंसेप्ट हमें एग्जाम्पल के माध्यम से यानी न्यूमेरिकल कंसेप्ट में समझने का प्रयत्न किया है। पिछली 9 वीडियो में हमने टैली प्राइम का बेसिक अकाउंटिंग कोर्स पार्ट 1 को शुरुआत की थी। अभी हमें अकाउंटिंग का बेसिक आइडिया तो आ गया होगा। आज हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट की लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें रेवेन्यू क्या होता है ये मैंने पहले ही बता दिया था, आज हम वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करने का काम करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उसमें टैली में हमने शुरुआत में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का बेसिक ज्ञान, जीएसटी का बेसिक ज्ञान, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह वगैरह समझने के बाद हम टैली में
एंट्री रिकॉर्ड करने वाले हैं। हमने अकाउंट के जितने भी वर्ड अभी तक समझ लिए हैं, उसकी कंसेप्ट समझ लिए, वो सब एंट्री हमें आगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी है। अगर हम डायरेक्ट टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करते तो हमें अकाउंट का एंट्री तो टैली हो जाता, पर उसका कंसेप्ट हमें अगर मालूम नहीं रहता तो आगे जाके हमें किसी ने पूछा कि एंट्री का मतलब क्या है, तो हम उसको अच्छी तरीके से उसको कंफर्म बता नहीं सकते। इसलिए आज हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट का रेवेन्यू क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझने के बाद उसके आगे के वीडियो में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत करने वाले हैं। चलो अभी देखते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के पहले रेवेन्यू क्या होता है न्यूमेरिकल कंसेप्ट ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। चलो देखते हैं। हमने देखा कि एक्सपेंसेस और एसेट किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटी की कंसेप्ट भी समझने वाले हैं। रेवेन्यू यानी रेवेन्यू रिसीव्ड। रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू रिसीव्ड, दोनों का मतलब एक ही है। हम अभी से रेवेन्यू को इनकम नाम से बोलेंगे। रेवेन्यू को हम इनकम नाम से बोलेंगे। हमें जो रेवेन्यू इनकम होता है वो दो माध्यम से होता है। गुड्स को सोल्ड करके हमें रेवेन्यू होता है और सर्विस को रेंडर करके हमें इनकम मिलता है। गुड्स का कंसेप्ट रेवेन्यू का है, इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड इट मीन्स रेवेन्यू हैज बीन अर्न। इसका मतलब हमने गुड्स को सोल्ड किया यानी हमें रेवेन्यू मिला। हमें अभी रेवेन्यू की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हमने अगर गुड्स को सोल्ड किया है, इट डज नॉट मैटर वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। हमने जो गुड्स सोल्ड किया है उसका पैसा हमें मिल रहा है, कैश में मिल रहा है या बाद में मिलने वाला है, अभी तक नहीं मिला, पर हमने गुड्स को सोल्ड किया है तो वो रेवेन्यू नाम से, इनकम नाम से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी हमने गुड्स को सोल्ड किया, उसका पैसा हमें मिल रहा है, बाद में मिलने वाला है, अभी नहीं मिल रहा है, पर गुड्स को हमने बेच दिया, तो यानी हमारा रेवेन्यू हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद सर्विस को रेंडर करके हमें इनकम होता है। इफ सर्विस हैज़ बीन रेंडर इट मीन्स इनकम हैज़ बीन अर्न। सर्विस को हमने रेंडर किया यानी हमारा इनकम हुआ है, वो इनकम हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर वेदर कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। हमें कैश मिला है, सर्विस में जो हमने सर्विस दी उसका हमें कैश पेमेंट मिला है, रिसीव्ड हुआ है या बाद में मिला है या अभी तक नहीं मिला है, उसका कोई मैटर नहीं, पर हमने किसी को सर्विस दिया, उसका पैसा हमें मिला, नहीं मिला, बाद में मिलने वाला है, तभी भी हमें सर्विस जो हमने दी है उसका जितने अमाउंट की वैल्यू की हमने सर्विस दी है वो वैल्यू हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम नाम से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अभी आइडिया तो आ गया होगा। रेवेन्यू किसे बोलते हैं? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। इनकम दो माध्यम से हमें मिलता है, गुड्स को सोल्ड करके और सर्विस को रेंडर करके। हमने किसी को गुड्स सोल्ड कर दिया तो हमें वो इनकम हुआ है, ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसका पेमेंट अभी हमें मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, बाद में मिलने वाला है, उसका कोई मैटर नहीं। वैसे ही सर्विस को हमने रेंडर किया तो हमें इनकम हुआ है, वो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। उसका पेमेंट हमें मिल रहा है, सर्विस दिया हुआ उसका पेमेंट हमें मिल रहा है, बाद में मिलने वाला अभी तक नहीं मिला है, तो भी हमें सर्विस का जो सर्विस दे के जो हमने इनकम की जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। चलो रेवेन्यू को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक दो चार एग्जाम्पल देखते हैं।
समझने के लिए बोल रहा हूँ कि अकाउंट का पूरा काम एक्रूल बेस यानी ड्यू बेस पर चलता है। अभी हमें किसी का पेमेंट मिला भी नहीं अभी तक, तभी भी हमें अकाउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो ये अभी समझने के लिए बोल रहा हूँ कि अकाउंट का पूरा काम एक्रूल बेस यानी ड्यू बेस पर चलता है। ये समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो कि अकाउंट का काम एक्रूल बेस यानी ड्यू बेस पर चलता है पूरा काम। एक एग्जाम्पल समझ, रेवेन्यू क्या होता है समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हो। एग्जाम्पल नंबर है 17। हमारा करंट ईयर है 1 जनवरी 2018 और हमारा उसका जो ईयर है 2018 का 31 दिसंबर 2018 उसका ईयर एंड है। जो अभी 12 महीने का जो करंट ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर में, वो ईयर में हमने क्या किया, गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग ईयर यानी करंट ईयर 2018 में हमने गुड्स को सोल्ड किया है। कैश में हमने राम को 30,000 का गुड्स सोल्ड किया है, शाम को 40,000 का सोल्ड किया है, मोहन को 60,000 का हमने कैश बेसिस पे गुड्स सोल्ड किया है। टोटल हमें 1,30,000 का कैश में हमने गुड्स सोल्ड किया है। यानी हमें गुड्स सोल्ड करके कैश 1,30,000 रुपये हमारे पास जमा हुआ है। और हमने एक्स और वाई को क्रेडिट बेसिस पे एक्स को 25,000 का गुड्स और वाई को 35,000 का गुड्स यानी टोटल 60,000 का गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किया है। हमारा एक शॉप है, हमारे शॉप में बहुत सारे मोबाइल है, तो वो मोबाइल में राम को हमने 30,000 का, शाम को हमने 40,000 का और मोहन को हमने 60,000 का कैश में मोबाइल बेचा। उसका हमें पेमेंट मिला, पर हमने एक्स और वाई को 2 मोबाइल बेचे। एक्स को 25,000 का एक मोबाइल और वाई को 35,000 का एक मोबाइल बेचा, उसका पेमेंट हमें अभी तक मिला नहीं, उसकी वैल्यू है 60,000। तो अभी अकाउंट बोल रहा है कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, कितना हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में, आप कितना एंट्री रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू का। तो देखिए उसका सॉल्यूशन, गुड्स सोल्ड बाय कैश, कैश में कितना मोबाइल बेचा हमने, सोल्ड कितना किया गुड्स हमने 1,30,000 का, और गुड्स सोल्ड बाय क्रेडिट, क्रेडिट पे कितना बेचा 60,000 का, टोटल रेवेन्यू हमारा हुआ 1,90,000। देखिए हमें यहाँ कैश मिला है और एक्स और वाई से अभी तक पेमेंट मिला नहीं, तभी भी हमने टोटल रेवेन्यू 1,90,000 का बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद और एक एग्जाम्पल समझने का प्रयत्न करते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से रेवेन्यू क्या होता है अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारा कंपनी का नाम है श्रीराम कंपनी, हमारी जो कंपनी है उसका नाम है श्रीराम कंपनी। उसमें उसका नेचर ऑफ सर्विस क्या है, सर्विसेज एजुकेशन। वो कंपनी जो है श्रीराम कंपनी, ये एजुकेशन का काम करती है, बच्चे को पढ़ाने का काम हमारी कंपनी करती है। हमारा जो ईयर एक ड्यूरिंग ईयर 1 जनवरी 2018 और 31 दिसंबर उसका ईयर एंड डेट 2018, वो ईयर में हमने क्या किया, स्टूडेंट थे हमारे, रिसीव्ड फीस बाय कैश आफ्टर कोर्स, हमें ABCD जो स्टूडेंट थे हमारे उनको एडमिट किया, उनका हमने कोर्स कंप्लीट किया और उसका फ़ी हमें मिला। ए से हमें 12,000 रुपये फ़ी मिला, बी से हमें 18,000 रुपये फ़ी मिला, सी से हमें 20,000 रुपये फ़ी मिला और डी से हमें 25,000 रुपये फ़ी रिसीव्ड हुआ। देखिए श्रीराम कंपनी हमारी एजुकेशन फर्म है, उसने हमने 2018 में 4 बच्चों का कोर्स लिया, वो चारों बच्चों ने कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें कैश, हमारा फ़ी का जो कैश था, फ़ी थी वो कैश में हमें जमा किया, हमारे पास उन्होंने फ़ी का पैसा पेमेंट कैश में जमा किया। ए ने 12,000 रुपये जमा किया, बी ने 18,000 रुपये, सी ने 20,000 रुपये और डी ने 25,000 रुपये। कैलकुलेट रेवेन्यू फीस ड्यूरिंग ईयर 2018।
2018 में हमारा रेवेन्यू यानी इनकम कितना हुआ। बी सॉल्यूशन। टोटल फीस रिसीव्ड बाय कैश आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें 12,000, 18,000, 20,000 और 25,000 ABCD जो हमारे 4 स्टूडेंट थे उनको हमने जो कोर्स उनका कंप्लीट किया, उन्होंने हमें पैसा हमारा फी का कैश में जमा किया, उसका टोटल बन गया 75,000। ये हमारा इनकम हुआ है, उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो ये एंट्री रेवेन्यू क्या होता है उसकी आइडिया हमें आ जाएंगी। अभी रेवेन्यू की कौन सी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करने की, अभी जो एग्जांपल हम देख रहे हैं उससे हमें आगे जाके बहुत सारी मदद मिलने वाली है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 19 हमारी श्रीराम कंपनी है, उसका जो करंट ईयर है 2018, 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18, जो 12 महीने में हमारा जो एजुकेशन फर्म है उसमें हमने स्टूडेंट थे हमारे ABCDE। हमारे पास 5 स्टूडेंट थे। 5 स्टूडेंट में से 10,000 जो फी थी A की, B की 15,000, C की 20,000, D की 25,000 और E की 12,000। ऐसे 5 जो स्टूडेंट थे, पाँचों स्टूडेंट की फी जो थी वो हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, उसका सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड टू ऑल स्टूडेंट। सभी बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको हमने सर्विस दिया। हमारा जो क्वालिफिकेशन था वो क्वालिफिकेशन बच्चों को जो हमें पढ़ाने में हमने यूज़ किया, हमारी सर्विस दी, तो हमें उन्होंने कैश जमा किया फी का। ABCD ने 10,000 रुपये, A ने, B ने 15,000 रुपये, C ने 20,000 रुपये और D ने 25,000 रुपये। ऐसे टोटल हमें 70,000 रुपये हमारे पास जमा हो गए। स्टूडेंट E जो था, E पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, E का फी हमें मिला नहीं। हमारे पास 5 स्टूडेंट आ गए, उनको हमने एडमिट किया और 5 बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको सर्विस दिया। उसके बाद ABCD जो 4 स्टूडेंट थे उन्होंने हमें फ़ी का पैसा जमा किया, पर E जो था उन्होंने हमें फ़ी का पैसा जमा किया नहीं। अभी हमें रेवेन्यू कितना हुआ, कैलकुलेट रेवेन्यू ड्यूरिंग ईयर 2018 में हमारा रेवेन्यू कितना हुआ, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन है कैश रिसीव्ड ऑफ स्टूडेंट्स फीस। कितना मिला हमें कैश, 70,000। ABCD जो थे उनकी टोटल फी मिली हमें 70,000। पेमेंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम ईच फी, ईच की फी हमें मिली नहीं। ई नाम का जो लड़का था उसका फी, स्टूडेंट था, उसका फी हमें मिला नहीं, वो उसकी वैल्यू थी 12,000। टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग ईयर 2018 में हमें 82,000 बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमें फ़ी अभी हमने सर्विस को रेंडर किया है पर हमें अभी फ़ी मिली उसका कोई मैटर नहीं, पर टोटल जितने वैल्यू की हमने सर्विस रेंडर किए वो टोटल वैल्यू रेवेन्यू यानी इनकम नाम से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। क्योंकि व्हेन ओनर हैज राइट, क्या राइट रहता है, अभी मुझे राइट है, मैंने जिस लड़के को पढ़ाया, जिन लड़कों को मैंने पढ़ाया तो मुझे राइट है। अगर मेरी कंपनी श्रीराम कंपनी, समझ लो एग्जाम्पल के माध्यम से बताने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मेरी एक कंपनी है श्रीराम कंपनी एजुकेशन कंपनी और मैंने 5 लड़कों को पढ़ाया, मैं उसका ओनर हूँ। तो व्हेन ओनर हैज़ राइट टू कलेक्ट फी पेमेंट देन इट विल बी कंपनीज एसेट। वो मेरी फी जो है जिसको मैंने सर्विस दिया है, जिस लड़के को मैंने पढ़ाया है वो मेरी एसेट होगी। अभी एसेट की कंसेप्ट क्या है हमें ऑलरेडी मालूम है, हमने इसके पहले के वीडियो में एसेट क्या होता है उसका कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिया है। हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, फ्यूचर में हमें पेमेंट मिलने वाला है इससे, रेवेन्यू फीस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इट कॉल्ड एक्रूड फी, उसे बोलते हैं एक्रूड फी। 12,000 हमारी एसेट बनेंगी क्योंकि वो बाद में मुझे राइट है उसे फी लेने का, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया है। यानी हम कोई भी एंट्री करेंगे तो लड़के के नाम नहीं डालेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम क्या नाम डालेंगे, एक्रूड फी। जितने भी लड़कों ने
लड़कों को हमने पढ़ाया है, अगर वो लड़के हमें पेमेंट नहीं दे रहे तो उनकी जितने भी हमारे स्टूडेंट है उसकी टोटल हम एक्रूड फी के सामने एसेट में हम रिकॉर्ड करेंगे। इतना तो आइडिया आ गया। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 20, हमारी श्रीराम कंपनी है। हमारा जो करंट ईयर है 2018, 1 जनवरी 2018 और उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018। हमारे पास स्टूडेंट आ गए A B C D E F, 5 स्टूडेंट, हमारे 6 स्टूडेंट हमने एडमिट किए, हमारे स्टूडेंट थे। सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड टू ऑल स्टूडेंट, सभी जो 6 लड़के थे 6 लड़के को हमने पढ़ाया। अभी क्या हो गया, कैश मिला हमें। A B C D जो 4 लड़के थे, स्टूडेंट थे, लड़के यानी स्टूडेंट, उन्होंने हमें पैसा जमा किया। A ने 20,000 रुपये, B ने 30,000 रुपये, C ने 35,000 रुपये और D ने 45,000 रुपये। टोटल हमें 1,30,000 रुपये 4 स्टूडेंट ने कैश में हमारा फी का पैसा जमा किया। स्टूडेंट E एंड F, E की फी थी 20,000 रुपये और F की फी थी 15,000 रुपये। पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, वो 2 जो लड़के थे स्टूडेंट थे उन्होंने हमें फ़ी जमा की नहीं। वो बोले सर हम बाद में जब नया कोर्स शुरू करेंगे तब हम आपकी फ़ी देंगे, अभी तो हम नहीं दे सकते। मैंने बोला ठीक है, हमारी पहचान है, आप बाद में मेरे यहाँ कोर्स करने वाले तो बाद में दे दो। यानी E और F ने हमें पेमेंट, हमारी फ़ी का पेमेंट जमा किया नहीं, हमें फ़ी मिला नहीं। अभी हमें बताने का है कैलकुलेट रेवेन्यू ड्यूरिंग ईयर 2018। हमें 2018 में कितना रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं उसका सॉल्यूशन। कैश रिसीव्ड ऑफ स्टूडेंट्स फी, कैश रिसीव्ड ऑफ स्टूडेंट्स फी कितना मिला कैश हमें स्टूडेंट फी का, 1,30,000। पेमेंट नॉट रिसीव्ड ऑफ ई एंड एफ फी, ई की और एफ जो स्टूडेंट थे उनकी 35,000 रुपये फ़ी हमें मिली नहीं। यानी हमने उनको तो सर्विस दिया है पर फ़ी तो अभी तक मिली नहीं। हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया 2018 में 1,65,000 हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, एसेट में एक्रूड फी हम 35,000 रुपये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे, तो हमें अभी रेवेन्यू की कंसेप्ट मालूम है, सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड टू ऑल स्टूडेंट। इनकम की कंसेप्ट क्या है वो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं। सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड टू ऑल स्टूडेंट, क्योंकि हमने सभी स्टूडेंट को सर्विस रेंडर किया है, पर उसमें से 2 स्टूडेंट ने हमें फ़ी जमा की नहीं, तो हम वो एसेट में दिखाएंगे। जब वो हमारी फ़ी जमा करेंगे तो हम जमा कर लेंगे, तब तक वो हमारी एसेट रहेगी। और हमें एसेट भी कंसेप्ट भी मालूम है, फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली कोई भी वैल्यू एसेट होती है, यानी ये हमारी करंट एसेट रहेगी, एक्रूड फीस है क्या नहीं। अभी देखते हैं और एक एग्जांपल अच्छी तरीके से समझने के लिए, रेवेन्यू क्या होता है समझने के लिए और एक एग्जांपल देखते हैं। हमारी श्रीराम कंपनी है, हमारा जो करंट ईयर है ड्यूरिंग ईयर है 2018, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 उसका ईयर एंड है। उसमें हमने ABCDX ये जो 5 स्टूडेंट थे उनको एडमिट किया, और ABCD और X ये जो 5 स्टूडेंट थे उन्होंने हमें कैश, मेरी जो फ़ी थी, जो मेरा ये जो मैंने पढ़ाया उसका फ़ी जमा किया। कितना, 2,30,000 जो मेरी एजुकेशन की फ़ी, पढ़ाने की फ़ी थी, मेरी एजुकेशन की नहीं, बच्चों के एजुकेशन की फ़ी जो मैं उनको पढ़ाने वाला हूँ उसकी फ़ी 5 स्टूडेंट ने जमा की। A ने 30,000, B ने 40,000, C ने 60,000, D ने 80,000 और X ने 20,000। ऐसी टोटल कैश मेरे पास 2,30,000 रिसीव्ड हुई। अभी देखिए, कोर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑफ ABCD स्टूडेंट। जो 5 स्टूडेंट थे उसमें से ABCD वो 4 लड़कों का कोर्स कंप्लीट हो गया। एक स्टूडेंट कोर्स इज नॉट टेकन इन करंट ईयर, एक नाम का जो स्टूडेंट था उसका कोर्स करंट ईयर में लिया नहीं। मैंने बोला अभी तू आ रहा है पर अभी
अब इस साल में नहीं तो अगले साल में मैं तुझे पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो फी जमा हो गया मेरे पास, बाद में तो मैं नहीं लेने वाला हूँ। अभी तो मैंने जमा बैंक में भर दिया हो पैसा मेरा कैश का, तो बाद में जब आएगा तब मैं आपसे फी नहीं लूँगा। ऐसे मैंने बोल के एक्स का कोर्स नेक्स्ट ईयर में लेने वाला हूँ। अभी तो फी मुझे मिल गई एडवांस में। अभी हमें बताने का है बुक्स ऑफ अकाउंट में कैलकुलेट रेवेन्यू ड्यूरिंग ईयर 2018। अभी उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? कैश रिसीव्ड ऑफ स्टूडेंट फीस कितना मिला हमें? 2,30,000। टोटल कैश तो हमें जमा हो गया 2,30,000। कोर्स हैज नॉट बीन टेकन ऑफ एक्स इन ड्यूरिंग ईयर। ड्यूरिंग ईयर में हमने एक स्टूडेंट का कोर्स लिया ही नहीं, यानी हमने सर्विस को रेंडर किया ही नहीं, तो उसका फी हमें ऑलरेडी जमा हुआ है, वो हम माइनस कर देंगे। यानी टोटल रेवेन्यू हमारा ड्यूरिंग ईयर में हुआ 2,10,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स इन करंट ईयर, इट मीन्स रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। हमें जो रेवेन्यू मिला, हमारा इनकम जो हुआ है, वो हमने सर्विस को रेंडर किया नहीं अभी तक, तभी भी हमें उसका फी एडवांस में मिला है। बट सर्विस हैज़ नॉट बीन रेंडर, सर्विस को हमने रेंडर किया ही नहीं, तभी भी हमें एडवांस में फी मिला है। इट कॉल्ड एडवांस फी, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एडवांस फी लाइबिलिटी में 20,000 बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, पर उसको रेवेन्यू हम नहीं दिखाएंगे। इट विल बी ट्रीटेड एज ऑन ऑब्लिगेशन यानी लाइबिलिटी फॉर द फर्म। एडवांस फीस इज आल्सो कॉल्ड अनअर्न इनकम। हमने अभी तक ये इसका सर्विस दिया नहीं, तभी भी हमारा अर्न इनकम है, हमारी जो लाइबिलिटी है एडवांस इनकम है, वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एडवांस फी नाम से यानी अर्न फी के नाम से लाइबिलिटी साइड करंट लाइबिलिटी में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और 2,10,000 ही हम रेवेन्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जब हम वो लड़के को सर्विस देंगे तभी हम वो इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लड़के को अभी राइट है कि सर मैंने आपको तो फी दिया है तो आपको हमें पढ़ाना ही पड़ेगा। यानी वो हमारी क्या हो गई, अगर हम उसको नहीं पढ़ाएंगे तो हमें वो 20,000 रुपये उसको रिफंड करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। इसलिए हमें 2,10,000 ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और 20,000 रुपये हमारा लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी एडवांस फीस यानी, और दूसरा नाम रहता अनअर्न फीस के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए कोई हमें पूछेगा कि रेवेन्यू क्या होता है, अभी बताओ रेवेन्यू क्या होता है? तो सर्विस को रेंडर करना रेवेन्यू होता है। एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से हमें समझनी है। जितने भी शब्द बुक्स ऑफ अकाउंट में आए हैं वो सब शब्द का एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल कंसेप्ट यानी एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझने का प्रयत्न किया है। तो रेवेन्यू क्या होता है? कोई भी हमें पूछेगा अरे रेवेन्यू भाई क्या होता है, तो सर्विस को रेंडर करना रेवेन्यू होता है। पैसा मिला या ना मिला उसका कोई मतलब नहीं, मैंने सर्विस दिया यानी मेरा रेवेन्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एडवांस में मिला तो ये हमारा रेवेन्यू नहीं होता। हमारा कोई भी हमें एडवांस में पेमेंट जमा कर रहा है तो हमारा रेवेन्यू नहीं होता। अकाउंट को समझना बहुत ही सिंपल है। अकाउंट जो है ना उसको समझना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए कंसेप्ट सीखो। ये जो कंसेप्ट आज तक जितने भी वर्ड के कंसेप्ट हमने बताई और समझने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से न्यूमेरिकल कंसेप्ट में भी समझने का प्रयत्न किया, अगर वो कंसेप्ट हम सीखेंगे तो फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करने में। अभी कैपिटल एक समझ लेते और यहाँ हम आज रुकेंगे। कैपिटल क्या होता है और लायबिलिटी क्या होते हैं समझने का प्रयत्न करेंगे। समझने के लिए बता रहा हूँ कि आज हम समझने के लिए बता रहा हूँ कि अकाउंट ये डबल एंट्री सिस्टम पर काम करता है। जो अकाउंट है ना अकाउंट वो डबल एंट्री सिस्टम पे ही काम करता है। तो डबल एंट्री क्या है? अभी कोई पूछेगा अरे डबल एंट्री पे काम करता है यानी डबल एंट्री क्या है? तो बिजनेस में क्या आया और क्या गया। बिजनेस में क्या आया और क्या गया। कोई आया तो कोई गया। माल बेचा यानी पैसा आया, माल परचेस किया यानी पैसा दिया।
कोई आया कोई गया, तो दो डबल एंट्री हो गई। परचेस की एंट्री हो गई और पेमेंट की एंट्री हो गई। माल को बेचा यानी माल गया, सेल की एंट्री हो गई। सर्विस को रेंडर किया, सर्विस की एंट्री रिकॉर्ड की, और उन्होंने मुझे पेमेंट दिया या बाद में देने वाला है तो उसका नाम आएगा, नहीं तो पैसा जमा किया तो पैसा जमा करेंगे। तो डबल एंट्री पे काम करते हैं हम। तो आया हुआ और गया हुआ रीजन रिकॉर्ड करना ही डबल एंट्री होती है। उसका रीजन अकाउंटेंट पूछेगा, भाई यार ये 10,000 रुपये आप जमा कर रहे कैश में, तो कैश तो मेरी एसेट है, मैं एसेट में जमा कर लूंगा, बैंक में जमा कर दूंगा, पर किस लिए 10,000 रुपये आ गया? अरे हमने तो मोबाइल बेचा, उसका पेमेंट है। यानी हमारा सेल में 10,000 रुपये सेल दिखाएंगे और 10,000 रुपये हम कैश इन हैंड, नहीं तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे। इतना तो आइडिया आ गया कि डबल एंट्री का आया हुआ और गया हुआ रीजन बहुत रीजन रिकॉर्ड करना ही डबल एंट्री होती है। आया हुआ और गया हुआ रीजन रिकॉर्ड करना ही डबल एंट्री होता है। अभी देखिए बैलेंस शीट है, श्रीराम कंपनी का एक बैलेंस शीट है। उसमें कैपिटल है 25 लाख, बैंक है HDFC बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए, कैश है 7 लाख रुपए, बिल्डिंग है 20 लाख की और मशीन है 8 लाख की। यानी हमारे पास 35,000 पेमेंट आया है और उसका हमने एसेट में डिपॉजिट किया है। कैश, बिल्डिंग और मशीन आया और गया। कानून हमें पूछता है, कानून यानी लॉ हमें पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया। कैपिटल में हम पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, हम अगर कोई ओनर पैसा जमा करेगा तो हम उसका नाम से कैपिटल जमा करेंगे, पर वो पैसा कहाँ दिखाएंगे? अगर हम कैश इन हैंड है तो कैश दिखाएंगे, या नहीं तो बैंक में जमा करेंगे। यानी एसेट भी आ गई और लायबिलिटी भी आ गई। कानून हमें पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। अभी कैपिटल और लायबिलिटी का कंसेप्ट समझने के बाद हम रुकने वाले हैं। कैपिटल इज द क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। कैपिटल क्या होता है कि ओनर का क्लेम रहता है टोटल एसेट में, उसे कैपिटल कहते हैं। और लायबिलिटी ऑब्लिगेशन इज द क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। लायबिलिटी यानी बिजनेस के जो बाहर के जो पर्सन है, बिजनेस के बाहर के, उन्होंने अगर हमारे टोटल एसेट में उसका कोई क्लेम है ओनर को छोड़ के, लायबिलिटी इज द क्लेम ऑफ ओनर। लायबिलिटी इज द क्लेम ऑफ, एक शब्द रह गया, ओनर इन टोटल एसेट। ओनर को छोड़ के लायबिलिटी इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। आउटसाइडर शब्द चाहिए, वो ओनर हो गया, यहाँ ओनर आ गया, वो आउटसाइडर शब्द होना जरूरी है, ओनर का नहीं। ओनर को छोड़ के आउटसाइडर का क्लेम रहता है। लायबिलिटी इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, उसे लायबिलिटी कहते हैं। चलो आज हम रुकते हैं। मुझे बहुत ही ये आ रहे कमेंट आ रहे, तो स्मार्ट एंट्री का जो TDL है, TDL वो कैसे परचेस करने का, उसका क्या करने का, उसका एक शॉर्ट वीडियो में बनाने वाला हो। और मराठी में भी मेरा ये चल रहा है ऑलरेडी, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का बेसिक कंसेप्ट, उसकी 3 वीडियो बनानी बाकी है। वो भी होने के बाद अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का एंट्री आगे जाके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।